Hello and welcome to my YouTube channel English Chanakya. Dear students of class 10 बोर्ड, आज हम लोग आपके बोर्ड के सिलेबस का एक पोएम जिसका नाम है हॉन्टेड हाउस वो करेंगे। दोस्तों, इस पोएम के जो पोइट हैं वो एक अमेरिकन आइकॉनिक पोइट हैं, उनका नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने हॉन्टेड हाउस पोएम में ये चीज़ दर्शाया है कि इस वर्ल्ड में अनेक तरह के लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग हैं, तो उसके साथ साथ इस वर्ल्ड में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि भूत प्रेत का भी वास होता है। सीधा टेक्स्ट पे आइए, पोएम का लाइन देखिए। मैं लाइन वाइज बड़ी सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा। All houses wherein men have lived and died are haunted houses. पोइट कहती हैं कि वो सारे घर जिसमें किसी इंसान ने जन्म लिया, जीवन बिताया और वहां मर गए, अंतिम सांसें ली, वो सारे घर हॉन्टेड हाउसेस हैं। मतलब वो लोग जो कभी उस घर में रहते थे आज मर चुके हैं, उनके शरीर को तो हमने जला दिया, लेकिन उनकी आत्मा उसी घर में अपने बच्चों के साथ रहती है, आती है, जाती है, सब काम करती हैं। तो थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर इरेंट्स ग्लाइड, खुले दरवाजों से ये हार्मलेस फैंटम जो वर्ड यूज किया गया है, ये किया गया है भूतों के लिए, आत्माओं के लिए। तो ये जो हार्मलेस फैंटम्स हैं, भूत प्रेत हैं, वो खुले दरवाजों से घर के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है। ऑन देयर इरेंट्स ग्लाइड, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि इरेंट है, इरेंट का मतलब है टास्क, टास्क मतलब डेली एक्टिविटीज़। जैसे हम लोग रोज़ सुबह से लेकर शाम तक अपनी काम करते हैं, आना जाना, घर के बाहर अनेक तरह की काम करना, ये भूत लोग भी अपने घर के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर, लेकिन उन लोगों का फ्लोर पे चलना, आना जाना ऐसा होता है कि उनके पाँव से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, एकदम स्मूथली आते हैं और जाते हैं। स्टेंजा 2 में आइए। We meet them at the doorway, on the stair, along the passage they come and go. हम अक्सर उन भूतों के आते जाते भूतों के साथ मिलते भी हैं, हमें दिखते नहीं है लेकिन हमें मिलते हैं। कहाँ? डोरवे, घर के दरवाजे पे, ऑन द स्टेयर, घर की सीढ़ियों पे, अलॉन्ग द पैसेज दे कम एंड गो, या फिर घर के बरामदे से, पैसेज से होकर के जहाँ से हम आते जाते हैं, वो भी हमारे साथ आते जाते रहते हैं। In impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro. Impalpable impression on the air, इसका मतलब है कि उनका फॉर्म तो है नहीं, बॉडी तो है नहीं कि हमको दिखेंगे, लेकिन हवा की झोंकों की तरह वो हमारे बगल से आते हैं, जाते हैं, मतलब गुजर जाते हैं। A sense of something moving to and fro, और कभी कभी to and fro मतलब इधर उधर। कभी कभी हमें ये महसूस भी होता है कि कोई बगल से गया है। वो क्या होता है? सही में वो भूत ही हमारे बगल से गुजरते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं वही हमारे बगल से गुजरे होते हैं, जिनको हम हवा के झोंकों के रूप में महसूस करते हैं। स्टेंजा 3 में आइए। देयर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड, द illuminated hall is thronged with quite inoffensive ghosts, as silent as the picture on the wall. पोएटेस कहती हैं कि कभी कभी हमारे घर में कोई पार्टी होती है, हम गेस्ट को बुलाते हैं, हमारे ढेर सारे मेहमान आते हैं, तो इल्यूमिनेटेड हॉल में, हमारे रोशनी से चमकते हुए हॉल में, टेबल पे, खाने के टेबल पे हम जितने गेस्ट को बुलाते हैं, हमें तो उतने ही गेस्ट दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि वहाँ उतने ही लोग नहीं होते। मतलब अगर हमने 100 लोगों को खाने पे बुलाया हुआ है तो हमारे टेबल पे सिर्फ 100 लोग नहीं होते, हो सकता है 200 लोग हों, 250 लोग हों, 300 लोग हों। ये कौन होते हैं? 250-300 जो एक्स्ट्रा लोग दिखते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे पूर्वज, हमारे भूत प्रेत होते हैं, जो हमारे साथ उसी टेबल पे बैठे होते हैं और हमारे साथ खाना भी खाते हैं। इज थ्रॉन्ग्ड विथ क्वाइट इनऑफेंसिव गोस्ट, उन लोगों की भी भीड़ होती है जो हमारे टेबल पे बैठ करके और हमारे साथ बिल्कुल साइलेंटली खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। और उनको पोएट ने क्या कहा है? इनऑफेंसिव गोस्ट, मतलब वो हमारे लिए बिल्कुल ही इनऑफेंसिव होते हैं, बिल्कुल ही
हानिकारक नहीं होते हैं। एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल, लेकिन उनकी एक्टिविटीज कैसी होती है, जैसे हमारे घर के दीवार पे टंगे हुए क्या पिक्चर्स होते हैं, हमारे दीवार पे टंगे हुए पिक्चर्स बिल्कुल शांत होते हैं, बिल्कुल हानिकारक नहीं होते हैं, एकदम शांत होते हैं। वैसे ही वो घोस्ट भी हमारे घर में बिल्कुल शांत होते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी, I nor hear the sounds I hear, he but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear। यहाँ पोएट कहती हैं कि कभी कभी अक्सर हम फायर प्लेस पे, मतलब ठंड के मौसम में आग जला के, जो आग जलाते हैं ना अलाप, उसी को बोलते हैं फायर साइड। तो फायर साइड हम लोग फायर के आग के बगल में बैठ के आग सेक रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उस आग के बगल में हमारे साथ साथ कई और हमारे पूर्वजों का भूत भी हाथ सेक रहा होता है। ही बट परसीव्स व्हाट इज, व्हाइल अनटू मी ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जो स्पीकर है, शायद स्पीकर भी एक घोस्ट ही है, क्योंकि वो बोलता है कि आपको तो वो घोस्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर मेरे लिए विजिबल है। मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि आलाप के बगल में, आग के बगल में ढेर सारे और भी लोग जो इनविजिबल हैं वो बैठे हुए हैं, मतलब ढेर सारे भूत और भी बैठे हुए हैं। वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, ऑनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, फ्रॉम ग्रेव्स अनफॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मूवमेंट स्टिल देयर ओल्ड स्टेट। बोलते हैं कि जब हम अपने पूर्वजों को जला देते हैं, ये जो भूत प्रेत बन जाते हैं, उनके पास उन प्रॉपर्टीज का कोई टाइटल डीड तो है नहीं, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। जिस प्रॉपर्टी का मालिक आज हम बने बैठे हैं, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खरीदा था, तो आज उनको मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी का नहीं हो, लेकिन सच बात यह है कि उसके मालिक तो वही थे, लेकिन उनका मोह भंग नहीं होता इन प्रॉपर्टी से। वो अभी भी अपने ग्रेव से, धूल से सने हुए हाथ से ग्रेव फाड़ कर बाहर आकर चाहते हैं कि हमसे वो प्रॉपर्टी हमसे छीने, क्योंकि वो उसके असल मालिक है। ठीक है, फ्रॉम ग्रेव्स forgotten stretch their dusty hands and hold in movement still their old states। तो आज भी वो ग्रेव को फाड़ कर अपने धूल से सने हुए हाथों से हमसे वो टाइटल डीड छीनना चाहते हैं कि भाई ये मेरा है, दे दो। टाइटल डीड का मतलब क्या हुआ? लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप, किसी चीज का कानूनी ढंग से मालिकाना हक। ठीक है, होल्ड इन मूवमेंट, इसका मतलब है होल्ड इन इनएलिनेबल पोजेशन, मतलब आज भी उन संपत्ति को वो अपने हाथ में, अपना मालिकाना हक हमसे वापस लेना चाहते हैं, जिसका मालिक तो मैं हूँ। कि द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर एंड एवरीवेयर वैप्स थ्रू दीज अर्टली मिस्ट एंड वेपर डेंस अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर्टल इटर्नल जार। यहाँ पे पोएट अपने को ये समझा रहा है कि द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है, यहाँ पे दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस का मतलब बताया गया है ये संसार, ये दुनिया जहाँ हम लोग रहते हैं। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ सेंस है, ये धरती जहाँ हम लोग जिंदा लोग रहते हैं, इस धरती के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में एक स्पिरिट वर्ल्ड भी है। स्पिरिट वर्ल्ड का मतलब क्या? भूत प्रेत आत्माओं की दुनिया। इस धरती के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में एक आत्माओं की दुनिया भी रहती है। कैसे? फ्लोट्स लाइक एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की तरह, हवा के मिश्रण की तरह ऊपर चारों तरफ फैला हुआ है। एंड एवरीवेयर वैप्स थ्रू दीज अर्टली मिस्ट एंड वेपर डेंस अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर इटर्नल जार। और एटमॉस्फेयर की तरह, मिस्ट की तरह, मिस्ट किसको बोलते हैं? कुहासा को। वेपर डेंस की तरह, कुहासे की तरह वो पूरे पृथ्वी के ऊपर में ये फैला हुआ है। क्या? स्पिरिट वर्ल्ड, भूत प्रेत की दुनिया। ठीक है, आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपोज बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। अब यहाँ पे पोएट देखिए, इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो तो ठीक है, यहाँ से पोएम बिल्कुल पूरी तरह से फिलोसॉफिकल हो जा रहा है। पोएट फिलोसॉफी के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है पोएट? Our little lives are kept in equipoise। equipoise का क्या मतलब? बैलेंस।
हमारी यह छोटी सी जो जीवन है, मनुष्य जीवन, इसमें एक बैलेंस बना हुआ है। क्या चीज का? बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। दो अपोजिट चीजों का। क्या क्या चीजों का? अट्रैक्शन का और डिजायर का। अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन है जो हमने जीवन में पा लिया, भौतिक चीजें, फिजिकल अचीवमेंट्स। और डिजायर क्या है? जो हमें पाने का शौक है। ठीक है, हमारे पास इतना धन दौलत घर बाड़ी है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये सब हो गया अट्रैक्शंस। और डिजायर है कि हमें ये पाना है, करोड़ों रुपया कमाना है, ये बड़ा सा एक बिल्डिंग खरीदना है, ये सब है डिजायर्स। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में, ठीक है, जो उसने पा लिया और जो पाने की इच्छा है, ठीक है, अट्रैक्शंस जो उसने पा लिया, डिजायर्स जो पाने की इच्छा है, इन दोनों के बीच में ईश्वर ने एक इक्विपोज बना के रखा है, एक बैलेंस बना के रखा है। द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज, द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स। अब देखिए, दो बातें यहाँ ने पोएट ने किया है। क्या? इंस्टिंक्ट दैट ही एंजॉयज, और दूसरा क्या है? इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स। वही बात जो ऊपर मैंने किया है कि वो सिद्धियां, वो प्राप्ति, वो अचीवमेंट्स जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, और वो सिद्धियां, वो वस्तुएं जो हमें पाना है, हमारा एम्बिशन, तो जो पा लिया और जो पाने की इच्छा है, एम्बिशन है, एस्पिरेशन है, इन दोनों के बीच में ईश्वर ने एक बैलेंस बना के रखा है। नेक्स्ट इन जाइए। these perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high come from the influence of unseen star and undiscovered planet in our sky। इसका दोस्तों इसका मीनिंग थोड़ा अच्छा से समझिए, थोड़ा टफ पैराग्राफ है लेकिन बहुत अच्छा चीज है। these perturbations, this perpetual jar, परटर्वेशन का मतलब है मेंटल डिस्टर्बेंसेस और परपीचुअल जार का मतलब है इमोर्टल सोल। ठीक है, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी मेंटल डिस्टर्बेशंस है, मानसिक अशांति है, दुख का कारण है, वो क्या है? पाने की इच्छा। हम जितना पाते हैं, जितना हमने अचीव कर लिया, हमें उससे बहुत ज्यादा पाना है। ये है क्या? एस्पिरेशंस। तो पोएट यहाँ कहना चाहता है कि मनुष्य जो पा लिया उससे संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसे बहुत कुछ पाना है। ठीक है, ये पाने की जो इच्छा है, ये पा लिया और पाने की इच्छा, ये बैलेंस होता है कहाँ से? किसी अनडिस्कवर्ड प्लैनेट से। कोई ऐसा प्लैनेट जिसको हम इंसानों ने आज तक डिस्कवर नहीं किया, उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग भगवान बोलते हैं ना। भगवान सब कुछ देखता है, भगवान दुनिया को देखता है। तो पोएट कहते हैं कि किसी अनडिस्कवर्ड प्लैनेट पे कोई अनसीन स्टार है, ठीक है, जो स्टार मतलब ईश्वर हमारे इस जो सिद्धि हमने पा ली और जो हमारे पाने की इच्छा है, उसको गाइड करता है, उसको बैलेंस करता है। नेक्स्ट डेंजर, एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट अक्रॉस हुज ट्रेमलिंग फ्लैग्स our fancies crowd into the realm of mystery and night। यहाँ पोएट कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब चांदनी, मूनलाइट, आसमान से धरती पर उतरता है, तो उस चांदनी के जो उतरता है उसको देख के ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि ईश्वर ऊपर से उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भूत प्रेत की दुनिया से धरती तक ईश्वर ने प्रकाश की लाइट का एक पुल बना के रखा है, जिस पुल के सहारे ये आत्माएं जमीन पे आते हैं और फिर यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट इंजा, सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग विद दिस over whose unsteady flow that sways and bends when our thoughts above the dark abyss। पोएट कहते हैं, जो बात मैंने अभी ऊपर बताया लगभग उसी चीज को रिपीट किया गया है। पोएट कहती है कि आसमान से उतरने वाले मूनलाइट का जो यह ब्रिज है, यह ब्रिज हवा के झोंकों के साथ इसके प्लैंक्स मतलब लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़ों से जो पुल बनता है, तो इसमें लकड़ी का टुकड़ा तो है नहीं, लेकिन पोएट कहना चाहती हैं कि ये ब्रिज हवा के झोंकों के साथ प्रकाश, लाइट रूपी ये ब्रिज
जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस अर्थ तक आती है, ये हवा के झोंकों के साथ हिलती डुलती है, लेकिन फिर भी हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस अर्थ तक का एक बैलेंस बना के रखी है, जहाँ से इस दुनिया से उस दुनिया तक स्पिरिट्स का आना जाना बना हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका ये पोएम खत्म होता है हॉन्टेड हाउस। इसमें लास्ट इंजा में जो कुछ वर्ड्स थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक वर्ड था अबिस, ABYSS, अबाइस या अबिस दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब है बॉटमलेस होल और स्पेस। इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं? पोइट ये कहना चाहते हैं कि इस धरती से जाने वाली, ऊपर से आने वाली लाइट्स का जो ये ब्रिज है, जो ये धरती तक आती है, ऐसा मालूम होता है कि इस ब्रिज का कोई अंत न हो, ये एक ब्लैक होल की तरह हो, बॉटमलेस होल है। ये कहाँ अंत होता है? इसका कोई अंत है ही नहीं। इस तरह आपका ये पोएम हॉन्टेड हाउस दोस्तों खत्म होता है। बच्चों, इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेज हैं, उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा। इस पोएम का राइम स्कीम है ABAB। ठीक है, ये है ABAB। अच्छा, इसमें सिमिली है। सिमिली क्या है देखिए, तो जब दो चीज़ों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक लगा के, तो उसको सिमिली बोलते हैं। अब लाइन, पोएम का लाइन देखिए, सिमिली देखिए कि इनऑफेंसिव यूजिंग लाइक और एज इनऑफेंसिव गोस्ट एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। ये एज यूज हुआ है ना, तो ये क्या है? सिमिली है। और जब बिना एज और लाइक का हम लोग दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाफर। ये देखिए क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट कंपैरिजन जिसको मेटाफर बोलते हैं। ये क्या है देखिए, द क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स, दिस परपीचुअल जार ऑफ अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई। हियर, यहाँ पे क्या लिखा गया? परपीचुअल जार। ठीक है, इमॉर्टल सोल के लिए बताया गया। ये परपीचुअल जार इज कंपेयर टू इमॉर्टल सोल, दिस इज मेटाफर। ठीक है, इस तरह पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या है देखिए, as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light. throw, फेंकना। फेंक कौन सकता है कोई चीज को? लिविंग बीइंग, इंसान। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। अब आइए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट पोएम के लाइन्स में बार बार रिपीट होता है तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। यहाँ देखिए आपके पोएम में दिया हुआ है हॉन्टेड हाउस, यहाँ पे एच का रिपीटेशन है, हॉन्टेड एच, हाउस एच, तो ये है एलिट्रेशन। ठीक है, दूसरा लीजिए लिटिल लाइव्स, एल का रिपीटेशन है, लिटिल और लाइव्स, तो ये क्या है? ये है आपका एलिट्रेशन। समझ में आया? अब आइए एनाफोरा। जब दो लाइंस सेम वर्ड से रिपीट हो, जब दो पोएम का दो लाइंस सेम वर्ड से शुरू हो रहा हो, मतलब सेम वर्ड दो लाइन के बिगिनिंग में रिपीट होता हो, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। सुनिए, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी, एक लाइन। दूसरा, द फॉर्म्स आई सी नॉर हियर द साउंड्स आई फियर, तो ये दोनों लाइन में आपने देखा द और द से शुरू है, तो दिस रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड इन टू डिफरेंट लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। इस तरह आपका ये पोएम हॉन्टेड हाउस खत्म होता है। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सर्कुलेट कीजिए ताकि वीडियोस का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।